हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आत्मकहानी में। आशा करती हूँ आप लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी हूँ। तो हम आंसू नारी जीवन किताब की स्टोरी को रीड कर रहे हैं, जिसके हम तीसरे अध्याय पे हैं। ठीक है, जहाँ जिस लाइन पे हमने ख़त्म किया था उसी लाइन से हम शुरू करेंगे। अध्याय का नाम है शादी के बाद। तो ये कहानी अन्नू नाम की लड़की के जीवन पे आधारित है। ये घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए दर्शाई गई है। इसमें सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी सीख और संदेश हैं। इसे गहराई से समझिएगा। और अगर इस कहानी से अगर आप जरा सा भी प्रेरित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज जरूर करिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। शादी के बाद। मैं विदाई के समय जिस कार में बैठी थी, उस कार में मेरे साथ मेरा पति और मेरी बड़ी ननद भी थी। मैं कम बोलती थी, इसलिए मैं पूरी रास्ते कुछ ना बोली और हर बात का जवाब कुछ भी कहकर दिया। जैसे कोई भी कुछ भी पूछता है कि आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या खाना है, तो कुछ भी। ठीक है, हर बात का जवाब कुछ भी कहकर दिया। जैसे ही मेरा ससुराल आया, गाड़ी घर के गेट के सामने रुकी। तभी बड़ी ननद ने मेरे बारे में पति को कहा, यह जितना चुप सी बैठी है, यह चुप रहने वालों में से नहीं है, यह भी बहुत बोलने वाली निकलेगी। अन्नू अपने ससुराल के घर में गई भी नहीं थी। अभी उसका गृह प्रवेश भी नहीं हुआ था। वह गाड़ी में बैठी ही थी। तब तक उसकी ननद, जो सौतेली ननद थी, मतलब पति की सौतेली बहन, वो अपने भाई से कहने लगी अन्नू के विषय में कि ये जितनी चुप सी बैठी है, ये भी चुप रहने वाली नहीं है, बहुत बोलने वाली निकलेगी। ठीक है, गृह प्रवेश के लिए मुझे अंदर ले जाया गया, पर वहां पर गृह प्रवेश की कोई भी तैयारी नहीं कर रखी थी। जैसे कि इस घर में किसी की कोई शादी नहीं होने वाली थी। घर का वातावरण ऐसा था, नई बहू के आने पर तो घर का वातावरण काफी चहल पहल वाला और तैयारियां होती है गृह प्रवेश की। स्वागत के लिए कई सारे लोग, ससुराल के लोग खड़े होते हैं। वैसा कुछ नहीं था। एकदम रोजमर्रा के लिए जैसे सिंपल सा सादा सा, सब कोई नहीं था वहां पे। और ऐसे दिख रहा था जैसे कोई शादी का माहौल ना हो, कोई मातम जैसा छाया हुआ हो। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कोई नई बहू या नई दुल्हन आ रही है। इस घर के किसी लड़के की शादी है जो वो दुल्हन लेके घर आ रहा है और कुछ तैयारी करे, या सिंपल सा लोटा, फूल, जल, या गृह प्रवेश के लिए जो भी होता है, हल्दी, टीका, दीपक, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय। ठीक है, तभी सासू माँ ने अपनी बड़ी बहू, वह घूंघट वाली औरत, मतलब मेरी जिठानी को बुलाया। जैसे जिठानी गेट पर आई तो वह मुझे देखकर चौंक गई और मुझसे कहने लगी, अरे तुम आ भी गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे जिठानी जी से इस शादी के बारे में छुपाया गया हो। तभी मेरे मन में मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, पर बच्चा बुद्धि थी, इसलिए ज्यादा बुरा भी नहीं लगा। जिठानी के कहे शब्दों से अन्नू को ये तो समझ में आ गया था कि ये जो घूंघट वाली है ये जिठानी है, और इससे ये सारी बातें छुपाई गई थी कि अन्नू की शादी हो रही है जयवीर राम के लड़के से। ठीक है, मतलब उसी के ही, जिठानी के ही देवर से। ये उसको बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए वो चौंक गई थी। ठीक है, और इस बात का अन्नू को थोड़ा अजीब लगा, बट वो बहुत बच्चा बुद्धि थी कम उम्र के कारण, तो उसने फिर उस बात को इग्नोर कर दिया। ज्यादा बुरा भी उसे नहीं लगा। ठीक है, फिर उल्टे सीधे तरीके से गृह प्रवेश की रस्म करवा दी गई।
अगले दिन पास के मंदिर में हमारे हाथों से पूजा करवाकर शादी के दूसरे दिन ही मेरे हाथ में झाड़ू थमा दी गई थी। देखो फ्रेंड्स, इंडियन कल्चर में तो देखो सभी के यहाँ संस्कार होते हैं कि जब भी कोई नई बहू बेटी या दुल्हन आती है, गृह प्रवेश करती है, तो 3-4 दिन तो पूजा रस्म जैसे काम ही चलते हैं। उसको उसको नई बहू को घर में एक और रस्म की जाती है जो चूल्हा छुपाई की रस्म होती है। उसके बाद ही वह घर के सारे काम कर सकती है। इस टाइप की कहीं कहीं तो 1 महीने तक भी इस चीज का रस्म का पालन किया जाता है कि 1 महीने या 1 हफ्ते या 15-11 दिन तक नई बहू घर का कोई भी काम को हाथ नहीं लगाती है। एक जो रस्म होती है उसके बाद ही लगाती है, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंपल सी एक पूजा मंदिर में करा दी गई थी और दूसरे दिन ही अनु के हाथ में झाड़ू थमा दी गई थी घर के सभी कामों के लिए, जैसे कि वह इस घर की बहू नहीं, एक एक नौकरानी की तरह हो, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। थमा दी गई। घर का सारा काम एक नौकर की तरह मेरे ऊपर डाल दिया। मेरे पति, 5 भाई, सास ससुर, 2 छोटे ननद, एक एक जिठानी का बेटा, एक, कुल मिलाकर 10 प्राणी, मतलब 10 लोग। और हर सप्ताह के 3 दिन बड़े ननद नंदोई और 2 बच्चे आ जाते थे। मतलब है कि घर में कुल मिला के 10 सदस्य थे, उसके बावजूद भी ननद नंदोई और उनके बच्चे भी आ जाते थे, तो मिला के 10-15 लोग हो जाते थे, ठीक है। 15 लोगों के 2-3 हॉकिंस भरकर रोटियां, मतलब हॉकिंस मतलब रोटी वाला टिफिन, 2-3 रोटी वाला टिफिन भरकर रोटियां, बड़ा बर्तन भरकर सब्जी, हर 2-3 घंटे पर चाय, दिन में 4 बार, बहुत सारे बर्तन, 10-15 लोगों के नहाने के बाद उनके 10-15 जोड़ी कपड़े एकदम टाल भर के। ये डेली का काम था। कपड़े धोने के लिए अनु ही सारा काम करती थी। ये सारा काम मैं अकेले ही करती थी और कोई भी मेरी मदद नहीं करता था। जेठानी ना धोकर अपने कमरे में सोती रहती। छोटी बड़ी ननद कोई भी मेरी काम में मदद नहीं कराते। सास पूरा घर का और जेठानी का काम मुझ पर डालकर कंपनी चली जाती ड्यूटी के लिए। जब बाहर का कोई घर में आ जाता तो दिखाने के लिए जेठानी और सास मेरा काम में हाथ बटाने के लिए आ जाते थे। जैसे कि अनु को सारा दिन काम थमा दिया जाता था, सारा मतलब उसके खुद के हिस्से का भी और जेठानी के भी हिस्से का, सभी का हिस्से का काम वही करती थी। सबके अंडरवियर, बनियान, कपड़े, 15-10 लोगों के, मिनट मिनट पे चाय, बहुत सारे बर्तन, झाड़ू पोछा, सारे काम वही अकेले करती थी। जब बाहर का कोई रिश्तेदार या गेस्ट आ जाता था या आस पड़ोस का कोई सदस्य आ जाता था तो उनको दिखाने के लिए जेठानी और सास मिलके अनु की मदद करने लगती थी काम में हाथ बटाने के लिए, ठीक है। आ जाती थी हाथ बटाने। इतने सारे काम के भार में दब के रह गई कि सबको समय से खाना पीना करा देती, पर मैं सुबह का नाश्ता दोपहर में और दोपहर का खाना रात में खा पाती थी। इतने सारे काम हुआ करते कि सबको खिलाने के बाद वो कभी समय से कभी नाश्ता या खाना नहीं खा पाती थी। सभी लोगों के काम और सारा दिन के काम खत्म करते हुए देर रात तक, करीब 12 बजे मेरा आखिरी काम, बहुत सारे बर्तनों का काम खत्म हो पाना था। सारे काम, सारे दिन का काम लगे रहना, करते करते खत्म करते रात के 12 बजे तक आखिरी काम, बहुत सारे बर्तनों का, वो खत्म हो पाता था। इसके बाद भी मेरे और भी काम थे। इसके बाद भी बहुत सारे काम थे, जैसे रात में सासू माँ की पूरे शरीर की मालिश करना। जब रात को लाइट चली जाती तो पूरी रात हाथों से पंखा करते रहना जब तक लाइट वापस ना आ जाए। सारे दिन के थकान के कारण नींद से मेरी आंख
तो बंद हो जाती थी, पर एक आदत सी बन गई थी कि मेरा हाथ पंखा डुलाता रहता था और मैं सासू माँ को पंखा करते हुए बैठे बैठे ही सो लेती थी। नींद तो नींद होती है ना, हाथ नहीं रुकना चाहिए, सांस, हेड, हाथ चलता रहता था। गहरी नींद में सो भी लेती थी और हाथ नहीं रुकता था। ठीक है, ये डेली का काम था। क्योंकि मुझे सुबह फिर 5 बजे उठकर नहा धोकर घर के सभी लोगों के दिनचर्या के काम करने होते थे। अगर पंखा डुलाते डुलाते नींद नहीं ली तो समय पे सुबह भी फिर उठना होता था। नहीं उठी तो हैवी सजा भुगतनी पड़ती हैं। वो भी इसमें दर्ज है, आपको हम सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में भी हुई होंगी, कुछ कम कुछ ज़्यादा। ठीक है, तो नई जगह, नए लोग जिन्हें मैं ठीक से जानती भी नहीं थी। अगर मुझसे गलती हो जाती तो कोई भी मुझे गलत कहते तो मैं सिर्फ जी मम्मी जी, जी पापा जी, जी दीदी जी, जी भैया भाई साहब, जी देवर जी के सिवाय और कुछ नहीं कहती थी। अगर कोई गलती होने पर घर में मुझे कोई डांटता या किसी भी प्रकार की सजा देते तो सर झुका के मैं सासू माँ को जी मम्मी जी, जिठानी को जी दीदी जी, देवर को जी देवर जी और जेठ को जी भाई साहब जी, इसके अलावा और कुछ नहीं कह पाती थी। क्योंकि हमारे यहाँ पर शादी के बाद पति और पति का परिवार ही अपना सब कुछ होता है और पति के परिवार की सेवा करना ही अपना सबसे बड़ा धर्म होता है। और मैंने तो बचपन से ही भगवान के 16 सोमवार से भी ज़्यादा व्रत रखे थे अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए। और मैं अपने ससुराल में सच्चे मन से, लगन से, तहे दिल से सबका ख्याल रख रही थी। पर न जाने क्यों फिर भी एक दिन मुझसे थोड़ा मोटा पराठा बन गया तो उस बात पर मुझे बहुत जलील किया गया। ऐसी छोटी छोटी बातों पर मुझे रोज जलील किया जाता था। ये तो मेरी जिंदगी में रोज का किस्सा हो गया था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, सब सहती गई, हंसी खुशी ससुराल में रही। सोचा लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। घर का सारा काम मैं अकेले ही करती, अपने हिस्से का और जिठानी जी के हिस्से का भी। मैं काम कर करके बीमार पड़ जाती थी, फिर भी कोई मुझ पर रहम नहीं खाते थे। शनिवार इतवार मेरे ननद नंदोई के स्कूल की छुट्टी होती थी। ननद नंदोई स्कूल में वैन से बच्चों को पिकअप करना और ड्रॉप करना, मतलब लेना और छोड़ने का काम करते थे। तो सैटरडे संडे स्कूलों की छुट्टी होती थी तो वे हर हफ्ता 3 दिन ननद नंदोई यहाँ रुकते थे घर पे। उनके 2 बच्चे और उनके साथ एक ड्राइवर अर्थात कार चालक, वह भी रुकता था। 2 नंदोई, 2 बच्चे और एक कार ड्राइवर, 5 लोग ऑलरेडी हो गए और 10 लोग पहले से ही ससुराल में थे। तो इस तरीके से 15 लोग हो जाते थे। मुझ पर काम का भार और ज्यादा बढ़ जाता था क्योंकि जब जिठानी जी के बच्चे को मालिश करके नहला धुला कर तैयार करना, ख्याल रखने के साथ ननद नंदोई के दोनों बच्चों का भी करना पड़ता था। यहाँ तक कि अपने पति के अंडरवियर धोने के साथ साथ अपने तीनों देवरों के, ससुर के, बच्चों के अंडरवियर भी मैं ही धोती थी। बहुत घिन आती थी पर तब भी धोती थी। पूरे घर का साफ सफाई का काम भी मुझ पर ही डाला गया और एक दिन सासू माँ मुझसे पूरे घर की सफाई करवाती। मेरी ननद और उनकी फैमिली परिवार हर हफ्ते आते और 3 दिन रहते। जब भी मेरी ननद आती तो मेरे कामों में छोटी छोटी कमियां लेकर मुझे मेरे पति से
बहुत ही दर्दनाक पिटवाती थी। सब लोग समय से खाते पीते और समय से सोते थे, पर मुझसे इतना सारा काम करवाते कि मेरा सुबह का खाना दोपहर में होता, दोपहर का खाना रात को 12:15 या 12:30 पर होता था। नाश्ता तो मैं कर ही नहीं पाती थी। मुझे 3 दिन ही हुए थे शादी के। मैंने देखा कि मेरे पति मेरे ही सामने अपनी भाभी के ऊपर लेट जाते थे। वही घूंघट वाली औरत जो नाखुश थी शादी से, जिससे छुपाया गया था इस शादी को, लेट जाते थे। जब भी मेरे पति ऑफिस से दोपहर में आते और जिठानी जी चारपाई पर चित लेटी होती थी, तो मैं जिठानी जी के पास खड़े होकर काम के बारे में पूछती कि दीदी जी शाम को क्या बनेगा और क्या काम है। इतने में मेरे पति आते, मेरे ही सामने जिठानी जी के ऊपर लेट जाते और जिठानी जी मेरे पति दोनों आपस में लिपट जाते। मेरे पति जिठानी जी की छाती चेस्ट को अपनी छाती से दबाते हुए। ठीक है, मैं सोचती भला देवर और भाभी माँ में ऐसा भी मजाक होता है क्या। देखो, बच्ची दिमाग थी, बच्चा बुद्धि थी, पर राइट्स और रॉन्ग की चीजें तो एक बच्चे को भी समझ में आती हैं। खैर, जब भी घर में काम करते हुए आते जाते मेरी नजर जेठानी जी या पति जी पर पड़ती, तो देखती कि ये दोनों आपस में होठों से कभी आंखों से अजीब से एक दूसरे को इशारे करते थे। जब भी मैं देखती, मेरे पति अपनी भाभी के कमरे में ही रहते थे। सासू माँ या घर का कोई भी कुछ भी नहीं कहता था। यह सब रोज का सिलसिला था। यह सब देखते हुए मुझे बहुत खराब लगता था, पर मुझे यही लगा कि शायद मॉडल फैमिली है, देवर भाभी का मजाक ही हो रहा हो। जब भी मैं रात का आखिरी काम बर्तन धोने का खत्म करके अपने कमरे में जाती, तो कभी कभी पति कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके बिल्ली की तरह आवाज निकालते और अजीब अजीब आंखें बनाकर मुझे डराकर कमरे से बाहर कर देते थे। क्योंकि मुझे अंधेरे से, बिल्ली से, हर छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता था। मुझे नहीं, अन्नू को, जिससे ये रिलेटेड कहानी है। ठीक है, ये वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक आपने ठीक से गहराई से समझा होगा, और इस कहानी को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इस कहानी से जुड़े हैं, प्रभावित हो रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस और नो या जो भी आपकी राय है उसमें दर्ज कर सकते हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और आगे हम और भी आपके लिए ये कंटेंट जारी रखेंगे। इस तरह की कंटेंट को, वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मज़े में रहना। राधे राधे।